अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो शायद आप गिन भी नहीं पाओगे। मतलब कि 6-7 तो हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं, नेशनल लेवल की हैं, राइट। उनको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, उसके बाद एक पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनती है। हमारे पास 50 से ऊपर ऊपर जो है वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब कि स्टेट की रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है, जो स्टेट्स के लेवल पे जो है बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और हमारे पास 2500 से ज़्यादा ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं मगर रिकग्नाइज नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर देश के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हर देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अलग अलग है, पार्टी सिस्टम अलग अलग है। किसी देश के अंदर जो है वो 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी देश के अंदर 1 ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो वही यहाँ पे हम डिस्कस करने आए हैं। हम डिस्कस करेंगे पार्टी सिस्टम को, और पार्टी सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग देशों का पार्टी सिस्टम कैसा है। हम सबसे पहले इसके अंदर वन पार्टी सिस्टम देखेंगे, मतलब कि ऐसे देश जहाँ पे 1 ही पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद फिर हम बाई पार्टी सिस्टम देखेंगे जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और फिर मल्टी पार्टी सिस्टम देखेंगे और इनके फीचर्स जानेंगे, इनके मेरिट्स भी जानेंगे, इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पार्टी सिस्टम होता क्या है। तो पार्टी सिस्टम कुड बी डिफाइंड एज अ सिस्टम थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द नेचर एंड नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कंपीटिंग स्ट्रगलिंग फॉर गेनिंग पावर। पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि एक देश के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नेचर किस तरह का है, और साथ ही साथ वो किस तरह से पावर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह से जीतने की कोशिश करते हैं। तो मेनली पार्टी सिस्टम के अंदर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं कि हर किसी देश के अंदर कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नेचर कैसा है और किस तरह से वो कंपीट कर रहे हैं, किस तरह से इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और पावर में आते हैं। तो ये सब आता है इसका इंट्रोडक्शन पार्टी सिस्टम के बारे में। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम, उसके बाद बाई पार्टी सिस्टम एंड देन मल्टी पार्टी सिस्टम। जब मैं वन पार्टी सिस्टम की बात करता हूं, वन पार्टी सिस्टम के क्या फीचर्स हैं। वन पार्टी सिस्टम होता है ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट इज अलाउड टू हैव इट्स एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। मतलब पूरे देश के अंदर 1 ही पॉलिटिकल पार्टी अलाउड होती है, 1 ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है। जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया, जैसे कि जापान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वहां पे 1 ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, वही इलेक्शंस जीतती है, वही पावर में आती है और वही सारा कुछ वहां पे करती है। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करेंगे, वहां पे 1 ही पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी कोई पार्टी है ही नहीं, लेकिन इलेक्शंस वहां पे भी होती हैं। इलेक्शन सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, पार्टी के विदिन ही इलेक्शंस होती हैं, मतलब पार्टी के अंदर ही इलेक्शंस होती हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर, और उसके बाद वही पार्टी जीतती रहती है। कुछ भी हो जाए उसी पार्टी को वहां पे जीतना है। तो इस तरीके से वन पार्टी सिस्टम को हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल पार्टी होल्ड्स द कंट्रोल ओवर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मास मीडिया एटसेट्रा। ये जो पार्टी होती है, एक पार्टी, सिंगल पार्टी, ये सारे के सारे ऑर्गन्स के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करती है। मतलब कि एक देश के लेजिस्लेचर को भी ये कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव को भी ये कंट्रोल करती है और जुडिशरी को भी ये कंट्रोल करती है। 3 ऑर्गन्स का आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें, अगर भारत जैसे देश की बात करें, तो वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के अंदर डिफरेंस है, राइट। जुडिशरी को जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसमें कोई पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती है कोर्ट्स के अंदर, राइट, जुडिशरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स को जो है वो 1 ही पार्टी जो है वो डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, और साथ ही साथ मीडिया को भी वही पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है। मीडिया के अंदर चलेगा क्या, मीडिया क्या छापेगा, ये सब जो है वो वही पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है, कंट्रोल करती है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह का तानाशाही वाला रवैया होता है वन पार्टी सिस्टम के अंदर। मतलब एक अथॉरिटेरियनिज्म होता है, फुल कंट्रोल होता है, तानाशाही होती है, लोगों के ऊपर, स्टेट मशीनरी के ऊपर, सभी के ऊपर पूरा का पूरा अपना कंट्रोल होता है, डिक्टेटरशिप होती है। ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नो अपोजिंग आर डिसेंटिंग ओपिनियंस, अपोजिंग वाले कोई ओपिनियंस नहीं होते। चाइना में कोई कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बोल भी नहीं सकता है। चाइना में कोई जो वहां की रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का होना तो कहाँ, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति भी खिलाफ नहीं बोल सकता है, इस तरीके का माहौल होता है वहां पे। तो वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ना ही आप उस पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर बोलोगे तो जाओगे जेल, पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसने मरवा दिया है, कब मरवा दिया, आप कहाँ चले गए। तो इस तरीके का वहां पे डर का माहौल पैदा होता है, कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, एटसेट्रा।
अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं, डीमेरिट्स की बात करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हैं, फायदे भी हैं कुछ, और ऐसा भी नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम के सारे फायदे ही हैं, नुकसान भी हैं कुछ। तो हम पहले इसके फायदों की बात करेंगे। जब मैं इसके मेरिट्स की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है विलिंग इन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो नेशनल यूनिटी के लिए एक पार्टी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये हेल्प करता है देश की यूनिटी को बिल्ड करने के लिए और इंटीग्रिटी को बिल्ड करने के लिए, मतलब देश की एकता और अखंडता को बिल्ड करने के लिए वन पार्टी सिस्टम जो है वो हेल्प करता है। कैसे करता है? देखो एक ही पार्टी है, जब एक ही पार्टी है देश में तो अपने हिसाब से देश को चलाएगी, देश को अपने हिसाब से जो है इकट्ठा करके मतलब कि साथ लेकर चलाएगी, कोई अपोजिंग व्यूज नहीं है, मतलब जो एक पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी वही होगा। तो है ना यूनिटी यहाँ पे। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें, भारत जैसे देश की बात करें, तो रूलिंग पार्टी कुछ और कहती है, अपोजिशन कुछ और कहती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग अपना विचार रखती है, राइट। तो यूनिटी नहीं रहती है। लेकिन जब एक ही पार्टी है तो देश की यूनिटी को किस तरह से बरकरार रखना है वो एक पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है। अगर उनको कुछ ऐसी चीज लगती है जो देश की यूनिटी के ऊपर जो है चैलेंज है, तो उसको ऐसे चुटकी से जो है हल भी कर लेते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है। तो पूरे देश को चलाते हैं, देश को आगे लेके जाते हैं, यूनिटी जो है बरकरार रहती है। उसके बाद इसके अंदर आता है एफिशिएंट गवर्नमेंट। अब देखो एफिशिएंट गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? एफिशिएंट गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही सरकार बनाएगी और अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाएगी, तो जो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राइट। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, हिंदुस्तान में क्या होता है, गवर्नमेंट एफिशिएंट नहीं होती। या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लेना पड़ता है पावर में आने के लिए। आपने देखा होगा ना कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस क्यों बनते हैं, ताकि अलग अलग पार्टीज जो है मिलकर सरकार बनाएं। एक पार्टी जब सरकार नहीं बना सकती है तो अलग अलग पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सरकार को कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये ना हो जाए कि वो हमारा कोलिशन पार्टनर जो है वो रूठ जाए, ये वाले हमारा साथ ना छोड़ दें, हम अगली बार हार ना जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग विद्रोह ना कर दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ना ऐसा होता है, ये गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर लेती है, कोई ना विद्रोह कर सकता है, ना खिलाफ बोल सकता है, ना हारने का डर है, जो चाहो वो करो। तो एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। इसका भी यही मतलब है, गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, गवर्नमेंट ना ही टूट सकती है, ना कोलिशन का सहारा है, गवर्नमेंट जो चाहती है वो कर सकती है, ना हारने का डर है, इनको पता है हम ही जीतेंगे, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल दो, किसी को भी फांसी दे दो, कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद इसके अंदर आता है नेशनल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सेव टाइम। देश की तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, कैसे होती है भाई? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, जो एजेंडास होंगे, जो करना चाहती है वो कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मैं मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करूं तो उसमें क्या होता है, उसमें 5 साल के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पावर में रहती है। अच्छा, वो काम करते हैं जिससे उनको वोट मिले, वो रिलीजन के काम करेंगे, मजहब के आधार पर राजनीति करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, तो डेवलपमेंट कहां हुई यहां से। लेकिन जब हम वन पार्टी सिस्टम की बात करें तो उनको कुछ वोट बैंक से लेना देना ही नहीं है, उनको पता है हम ही जीतेंगे, तो वो रीजन जैसे मुद्दों में नहीं फंसते हैं, वो हारने और जीतने का डर नहीं होता उनको देश की तरक्की कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करते हैं वो, चाहे वोट मिले ना मिले, क्योंकि उन्हीं को जीतना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, पूरे देश भर में एक डिसिप्लिन रहता है। आपने देखा होगा ना, नॉर्थ कोरिया में सभी के बाल भी एक तरह के होने चाहिए, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के सामने कोई हंस नहीं सकता है। उसके बाद इसमें सेव टाइम होता है यार, मल्टी पार्टी सिस्टम में कभी इलेक्शंस हो रही है, कभी कोलिशन, कभी ये वो, यहाँ पे टाइम भी बचता है। बाकी ये जो झंझट होते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के वो यहाँ पे नहीं होते हैं, और ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इसके डीमेरिट्स आते हैं। इसके अंदर डीमेरिट्स का मतलब हुआ इसके नुकसान क्या है। देखो सबसे पहले इसके अंदर आता है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है भाई, तानाशाही चल रही है, जिसको मर्जी उसको जेल में डाल दो, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, वो ही जीतेंगे, किसी के पास राइट टू वोट नहीं है ढंग का, किसी के पास इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट नहीं है, किसी के पास सरकार के खिलाफ बोलने का राइट नहीं है, तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर आता है इलेक्शंस फॉर्मेलिटीज। इलेक्शंस होती है लेकिन फॉर्मेलिटीज की तरह होती है भाई, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है, वहां पे जितनी मर्जी इलेक्शंस करवा दो, एक ही पार्टी के अंदर इलेक्शंस होती हैं, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतेगी वहां पे। उसके बाद इसके अंदर आता है डिक्टेटरशिप ऑफ सिंगल पार्टी। एक ही पार्टी जो है तानाशाही चलाती है, अपना दबदबा चलाती है। उसके बाद इसके अंदर आता है नो लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड। लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं, लिबर्टीज और राइट्स नहीं होते हैं, या फिर बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, किसी को भी गोली मार दी जा सकती है, किसी को भी जेल में डाल दिया जा सकता है। तो ये सब इसके क्या आते हैं, डीमेरिट्स आते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया वन पार्टी सिस्टम के अंदर।
उसके बाद हम बात करेंगे बाई पार्टी सिस्टम की। बाई पार्टी सिस्टम का मतलब होता है वो देश जहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब कि दो ही पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जो है वो पावर के लिए कंपीट करती हैं, मतलब कि पावर में आना चाहती हैं या फिर इलेक्शंस लड़ती हैं या फिर कंपीट करती हैं, या फिर वहां पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं लेकिन उनका रोल जो है वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब कि हो सकता है वहां पे बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज हों लेकिन बड़ी छोटी छोटी है, इतना उनका कद नहीं है, मतलब कि उतनी मेजर नहीं है कि वो नेशनल लेवल पे कंपीट कर सकें। यहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल लेवल पे जो है कंपीट करती हैं, बाकी अगर कोई पार्टीज हैं भी तो वो बड़ी छोटी पार्टीज हैं, उनका जो रीच है वो बड़ा कम है, तो इनसिग्निफिकेंट है, वो उनका रोल ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो पूरे देश के अंदर या तो वो या तो ये जो पूरे देश के अंदर रूल करती है। उसके बाद इसके अंदर आता है एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए में, वहां पे एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं ब्रिटेन की बात करूं वहां पे एक लेबर पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है। उसके बाद आयरलैंड में भी टू पार्टी सिस्टम आता है, बाई पार्टी सिस्टम आता है। लग्जमबर्ग और बेल्जियम में भी बाई पार्टी सिस्टम आता है। उसके बाद इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज इजी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, दो ही पार्टीज हैं, या तो वो पार्टी जीतेगी या ये जीतेगी, दो में से एक को जीतना है। लेकिन अगर हम मल्टी पार्टी की बात करें वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, थोड़ी थोड़ी सीट सभी ले लेते हैं, मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती, कोलिशन बनाना पड़ती है, तो वहां पे फॉर्मेशन इजी नहीं होता, यहाँ पे इजी हो जाता है। यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब कि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करती है। पता है कि एक जो है वो अपोजिशन में है, एक पॉलिटिकल पार्टी हार गई है, एक जीत गई है, और जो जीत गई है वो अच्छे से काम करेगी, स्मूथ फंक्शनिंग होगी, कोई अड़काव नहीं है, कोई कोलिशन नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आता है इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेबल होती है, वही बात होगी, कोई कोलिशन है ही नहीं तो स्टेबल होगी गवर्नमेंट। कोई और साथी आपके साथ नहीं जुड़े हैं जो आपसे नाराज हो जाएंगे, राइट, बाकी पार्टीज के इंटरेस्ट आपके साथ नहीं जुड़े हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है अपोजिशन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग रहती है, दो ही पार्टीज है, एक पावर में एक अपोजिशन में, अपोजिशन वाली भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर पावर वाली कोई गलतियां करती है तो अपोजिशन वाली के चांस बढ़ जाते हैं और वो अगली बार जो है जीत सकते हैं। इजी फॉर पीपल टू चूज, लोगों के लिए आसान हो जाता है चुनना, जा तो इसको वोट दो जा उसको दो, लोगों के पास दो ऑप्शन है, जा इसको जिताओ जा इसको जिताओ, तो आसान है लोगों को चुनना। उसके बाद इसके अंदर आता है डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या है, लिमिटेड चॉइस बिफोर द वोटर्स, बड़ी लिमिटेड चॉइस है वोटर्स के पास। कैसे, या तो ए पार्टी चुनो जब बी पार्टी चुनो, अब लोगों के पास दो ही चॉइसेस हैं, अब हो सकता है दोनों चोर हों तो लोग किसको चुने, तो ये बात होती है यहाँ पे कि चॉइसेस ही कम है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम के पास आपके पास हजारों चॉइसेस होती हैं, जिसको मर्जी चुन लो। उसके बाद इसके अंदर आता है बॉन्ड टू डिवाइड नेशन इनटू टू ग्रुप्स, पूरा देश जो है वो दो ग्रुप्स में बंटने के लिए बॉन्ड हो जाता है, राइट। एक जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसकी विचारधारा अलग है, दूसरी की अलग है, तो पूरे देश के अंदर एक तो उस विचारधारा के लोग आते हैं जो रूलिंग में है पार्टी, एक अपोजिशन वाली के विचारधारा के लोग आते हैं, पूरा देश बढ़ जाता है दो हिस्सों में। उसके बाद इसके अंदर आता है नो रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज एंड इट्स ओपिनियंस, या तो ये पार्टी पावर में आएगी या ये आएगी। अब माइनॉरिटीज जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन करती हैं वो पावर में आएंगी ही नहीं। उसके बाद इसके अंदर आता है टोटलिटेरियन रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। टोटलिटेरियन रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये है कि एक मेजॉरिटी पार्टी जो जीत के आ जाती है पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, वो जो रूल है उसका वो टोटलिटेरियन हो जाता है, मतलब कि ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, ज्यादा अथॉरिटेरियन हो जाती है वो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाता है उसके पास, या फिर ऐसा रूल हो जाता है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लोगों के ऊपर ओप्रेसिव होता है, या फिर लोगों के ऊपर अथॉरिटेरियनिज्म होता है। तो ये आता है बाई पार्टी सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम की। मल्टी पार्टी सिस्टम उन देशों के अंदर होता है जहां पे दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस के अंदर, पावर के लिए कंपीट करती हैं। मतलब कि सिंपली मैं कहूं तो उस देश के अंदर दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि जहां पे मैंने लिखा है मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेटिंग एंड कंपीटिंग फॉर पावर, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और पावर के लिए कंपीट करती हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, हिंदुस्तान में ऐसा होता है, कनाडा में होता है, फ्रांस में होता है, इटली में होता है, स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है। तो ये होता है मल्टी पार्टी सिस्टम जहां पे दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और हिंदुस्तान में भी यही सिस्टम एप्लीकेबल होता है। जब मैं इसके मेरिट्स की बात करता हूं और डीमेरिट्स की बात करता हूं तो इसके मेरिट्स के अंदर आता है, इसके फायदों के अंदर आता है ट्रूली डेमोक्रेटिक इन नेचर। देखो जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे लोकतंत्र है, वहां पे डेमोक्रेसी का हमें ट्रू
कैरेक्टर देखने को मिलता है। अब कैसे देखने को मिलता है भाई, जहां पे मल्टी पार्टीज होंगी वहां पे कोई भी आ सकता है और अपनी इलेक्शंस लड़ सकता है, कोई भी आ सकता है, पार्टीज बना सकता है, कोई भी पावर में जा सकता है, कोई भी वोट दे सकता है। तो सब राइट्स वहां पे होते हैं, डेमोक्रेसी होती है। मतलब कि किसी के पास भी अधिकार है पार्टीज बनाने का और इलेक्शन लड़ने का, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यहाँ पे सभी पार्टीज जो है वो आगे जा सकती है। उसके बाद इसके अंदर आता है रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज। अब क्या होता है, माइनॉरिटीज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है। आपने देखा होगा ना, हमारे देश के अंदर जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो लोअर कास्ट के लोग हैं, चाहे वो बाकी सिख हैं, तो वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है। जैसे सिखों की पॉलिटिकल पार्टी है अकाली दल, वहां के एमपी चुन के जाते हैं। दलित समाज से जैसे मायावती हैं, उनकी पार्टी से एमपी चुन के जाते हैं। तो जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर आता है गवर्नमेंट कुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नीड एंड सर्कमस्टांसेस। जब जरूरत पड़ती है तभी गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है। मतलब कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए, तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। कोलिशन पार्टनर्स को लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो वहां से वापिस हट सकते हैं और सरकार को गिरा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कोलिशन पार्टनर का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है। देखो, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश के अंदर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में आने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स का आंकड़ा क्रॉस करना होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी वो आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकती है तो अलग अलग पार्टीज जो है मिलकर सरकार बनाती हैं और 272 का आंकड़ा क्रॉस करती हैं। अब क्या होता है, जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज साथ में जुड़ी हुई हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो जो अलायंस में जुड़ी हुई हैं वो सरकार बना रही हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर उनको लगता है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है या फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से नहीं चल रही है, तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वापस अपना समर्थन वापस ले सकती हैं, तो गिर सकती है सरकार। इसी तरीके से वहां पे सरकार चेंज हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर आता है पीपल एंजॉय ऑल पॉलिटिकल राइट्स। लोगों के पास सारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, वो वोट दे सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है डीमेरिट्स, मतलब नुकसान क्या है। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी कॉमन है, ब्लैकमेलिंग कॉमन है और बार्गेनिंग कॉमन है। अब हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होता है एमएलएस को खरीद लेना, एमपीज को खरीद लेना। देखो, मैंने आपको समझाया कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो वो कोलिशन बनाती है। अब देखो क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को 10 सीटें चाहिए, मतलब कि उनके पास 272 सीट्स होनी चाहिए थी, 262 हो रही है। उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 सीटें और चाहिए, 11 सीटें और चाहिए। तो उनको क्या करना है, वो 11 एमपीज को खरीद लेंगे, दूसरी पार्टी से खरीद लेंगे एमपीज को, राइट। उनको कई सारे पैसे देके, कई सारे लालच देके खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग बड़ी कॉमन होती है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो अलग अलग पार्टीज ने एक सरकार बनाई हुई है, अब सरकार में से एक पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएस को खरीद लिया जाता है, मतलब कि उनकी टोटल 275 सीट्स हो रही थी। दूसरी अपोजिशन की पार्टी क्या करती है, रूलिंग पार्टी के अंदर जो अलग अलग पार्टीज हैं उनमें से किसी एक पार्टी के एमएलएस को खरीद लेती है। जब एमएलएस को खरीद लेती है, अपने साथ कर देती है, समर्थन बैक हो जाता है उनका और जो सरकार है वो गिर जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हॉर्स ट्रेडिंग कॉमन है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ पे बार्गेनिंग होती है। उसके बाद इसके अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब गवर्नमेंट को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है यहाँ पे। कैसे, जैसे हमने बाई पार्टी सिस्टम में या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम में देखा कि या तो दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक पावर में आएगी सिंपल है, या फिर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और पावर में आएगी। यहाँ पे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब किसी को जो है मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है तो वो साथ में मिलकर सरकार बनाती है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। उसके बाद इसके अंदर आता है गवर्नमेंट अनस्टेबल। गवर्नमेंट बड़ी अनस्टेबल होती है। मैंने आपको बताया, किसी के एमएलए एमपी खरीद लो, उनका समर्थन वापस, गवर्नमेंट गिर गई। कोलिशन अपना समर्थन वापस ले गई, गवर्नमेंट गिर गई। मैं अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं, अलायंस में जुड़ा हूं, अपने एमएलए वापस लिए, अपनी एमपीज वापस लिए, गवर्नमेंट गिर गई। तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, किसी को पता नहीं होता है कौन जीतेगा, कब समर्थन वापस हो जाएगा। तभी हमारे देश में कई बार सरकार जो है 5 साल से पहले ही गिर जाती है। उसके बाद इसके अंदर आता है अपोजिशन इज वीक। अपोजिशन भी वीक होती है, मतलब कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में है, पता ही नहीं है कि अपोजिशन का सही चेहरा कौन है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग फैक्शन में बटी हुई हैं, अपोजिशन का कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ही नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आता है पोजीशन ऑफ पीएम इज वीक। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी वीक होती है। यार, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नाम का ही होता है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हुई है साथ में।
प्राइम मिनिस्टर को हमेशा देखना होता है कि कोई भी हमारा जो कुलीग है वो रूठ ना जाए, अगर रूठ जाएगा तो अपना समर्थन वापस ले जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन भी वीक रहती है। लेकिन अगर मेजोरिटी में पार्टी होगी, अगर बाई पार्टी सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है, जो चाहे वो कर सकता है, तो वहां पे पोजीशन स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम को भी कवर कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा ये पार्टी सिस्टम का टॉपिक है, यहाँ पर हमने वन पार्टी सिस्टम को कवर किया, बाई पार्टी को किया और मल्टी पार्टी सिस्टम को कवर किया, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलेंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेके। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके। तब तक आप सबको धन्यवाद।